माय चैनल व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे अनदर एक्सपेरिमेंट जो कि वॉटसन ने दिया था, जिसको हम वॉटसन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर जो है एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो कि वॉटसन ने दिया है। तो वॉटसन ने जो है एक एक्सपेरिमेंट जो किया वो एक 11th मंथ बेबी पर किया, और उसने जो है 11th मंथ जो बेबी था उसको जो है एक रैबिट दिया खेलने के लिए। और वो जब बच्चा जो है रैबिट को छूता था, उसके फर को छूता था, तो उसे बहुत ही अच्छा प्लेजर जो है मिलता था। तो अब वो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें उस बच्चे को जब वो रैबिट देते थे और वो रैबिट को टच करता था, तो एक टाइप ऑफ नॉइज़ उसके अंदर से निकलती थी जिससे बच्चा जो है घबरा जाता था। जब भी वो 11th मंथ बेबी जो है वो उस जो हमारा रैबिट है उसको छूता था, तभी जो है उसके अंदर से जो है आवाज़ आती थी और जो बच्चा है वो डर जाता था। इसको भी बार 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 रिपीट किया गया। अब जो बच्चा है वो क्या हुआ, अब बच्चा जब रैबिट को देखता भी था और उसके अंदर से रैबिट के अंदर से जब नॉइज़ भी नहीं आती थी, तब भी बच्चा जो है डर जाता था। तो ये भी जो हुआ ये कंडीशनिंग की वजह से हुआ, क्योंकि हमने कंडीशनिंग करवाई कि एक रैबिट दिया जिससे टच करने पर उसमें से नॉइज़ आती थी, जिससे बच्चा डर जाता था। धीरे धीरे करके जब यही चीज़ को बार बार रिपीट किया गया, तो अगर उस रैबिट में से नॉइज़ नहीं आ रही है फिर भी जो है बच्चा डर जाता था। अगर हम इसको समझे तो एक नेचुरल स्टिमुली उसको दिया तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स आया। उसके बाद जो है जब कंडीशनिंग हो गई तो एक कंडीशनल जो है स्टिमुली था, और उसके बाद जो है एक कंडीशन रिस्पॉन्स हमें मिला। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर जो है एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस को जो है रख दिया जाता है इन द प्लेस ऑफ नेचुरल स्टिमुलस। नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार रिपीटेड उसको जो है क्लासिकल कंडीशनिंग मींस उसको कंडीशनिंग कराई जाती है, और उसके बाद जो है एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है और उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। ये हमारी दो थ्योरी जो है क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आती है। पहला पावलोव एक्सपेरिमेंट, दूसरा वॉटसन एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको समझ में आई होगी। सो नाउ वी विल डिस्कस द थ्योरी नेम ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो बी एफ स्किनर ने दिया है, और इन्होंने ही जो है इस ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी को दिया है। और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जो है हार्वर्ड से पढ़ाई की है। ओके, तो इस थ्योरी को हम डिफरेंट नेम से भी जानते हैं, जैसे कि आर टाइप कंडीशनिंग और हमारी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग तो आपको पता ही होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में मेनली हुआ क्या कि हमारे जो बी एफ स्किनर है उन्होंने एक स्किनर बॉक्स को बनाया और उसके अंदर जो एक हंग्री रैट को रख दिया, और उधर एक प्लेट रख दी, एक खाली प्लेट रख दी और एक लीवर रख दिया, और लीवर को एक फूड कंटेनर से जो है कनेक्ट कर दिया। और जब भी एक लीवर जो है अगर रैट प्रेस करता है तो जो फूड प्लेट है उसके अंदर जो है खाना जो है उसके अंदर आ जाएगा और रैट उसको खा सकता है। तो रैट जो है ऐसे ही रैंडम रिस्पॉन्सेज देता है, वॉल पे पॉइंट करता है, सब कुछ करता है, और एक्सीडेंटली वो जो है उस लीवर को प्रेस कर देता है और उस फूड पैलेट में जो है जो फूड पैलेट है उधर से जो है प्लेट में जो है खाना आ जाता है, और रैट उसको खा लेता है और उसकी जो भूख है वो मिट जाती है। तो रैट जो है ये कंटिन्यू इस चीज़ को करता रहता है, एक्सप्लोर करता रहता है, और वो मतलब जब भी वो एक्सीडेंटली जो है उस लीवर को प्रेस कर देता है तो उसको खाना मिल जाता है। तो आफ्टर सम ट्रायल क्या होता है कि रैट सीख जाता है कि आखिर इस लीवर को प्रेस कैसे करना है। उस लीवर को जो है वो प्रेस कर देता है, उसे पता है कि अगर मैं इसको दबाऊंगा तो मुझे खाना जो है मिल जाएगा। तो वो एक तरीके से एक आर्ट सीख जाता है कि मुझे कैसे जो है अपना खाना जो है मिल सकता है। तो उस रैट को जो है पता चल जाता है, तो वो लर्न कर लेता है एक्चुअली कि कैसे वो लीवर को प्रेस करेगा और उसे खाना जो है मिल जाएगा। तो जब वो सीख जाता है तो उसको अब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती ज़्यादा टाइम बाद जो है खाना खाने में। तो मतलब जो आर्ट ही उसको आ गई, तो वो जब भी उसको भूख लगती है तो वो ऐसे करके खा लेता है। तो ये एक तरीके की जो है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, जिसमें पहले स्टिमुलस नहीं दिया जाता। जब आप कुछ रिस्पॉन्स देते हो तब आपको जो है यहाँ पे एक तरीके से रिन्फोर्स किया जाता है। और इन्हीं का एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी है जो कि है हमारा विथ पीजन। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो है एक
पिजन के ऊपर है, जो कि एक हंग्री पिजन था जिसको एक पिजन बॉक्स के अंदर रखा। और अगर वो पिजन जो है एक रेज हेड के साथ, मतलब उसको जो है अपना ऐसे हेड जो है ऊपर की तरफ रखना था और उसे एक राइट डायरेक्शन में चलना था, जब भी उसे एक रेनफोर्स मिलेगा और उसे खाना जो मिलेगा। जब वो मतलब एक पर्टिकुलर स्पॉट में जो है अपने पर्टिकुलर एरिया में जो है अगर वो अच्छे से मूव करता है पिजन, तो उसको जो है फूड जो है मिल सकता है। ओके, तो इससे जो हुआ क्या हुआ, मतलब स्टिमुलस मिल रहा है उसको, एक तरीके से रेनफोर्स मिल रहा है। अगर वो रेनफोर्समेंट उसको मिल रही है तो एक अच्छे डायरेक्शन में जो है वो पिजन चल रहा है, एक सही डायरेक्शन में वो चल रहा है और उसे रेनफोर्स मिल रहा है, तो वो समझ पा रहा है कि हाँ मुझे कैसे जो है रन करना है, मुझे कैसे वॉक करना है। तो ये जो थे ये दो एक्सपेरिमेंट थे, एक तो हमारा था रेट वाला और एक था हमारा पिजन के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, जब भी जो है हमारे जो पिजन है उसको जब भी फूड जो है मिलेगा, अगर वो एक पर्टिकुलर जो है हाइट पे जो है चलता है और एक पर्टिकुलर वे में जो है वो चलता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट आता है, शेपिंग आता है, एक्सटेंशन आता है और हमारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी आती है। तो वन बाय वन करके इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट को समझे तो इसका मतलब ये है कि ऐसा स्टिमुलस और ऐसा इवेंट जो कि आपकी रिस्पॉन्सेज को बढ़ा दे, वही हमारा रेनफोर्समेंट होता है। तो टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट को अगर हम समझें तो इसमें एक हमारा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है, एक हमारा नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। तो अगर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को अगर हम समझें तो एक प्लीजेंट जो है स्टिमुली है जो कि आपके इंक्रीज कर देता है ऑकरेंसेस ऑफ रिस्पॉन्सेज को। अगर हम नेगेटिव रेनफोर्समेंट को समझें तो ये काइंड ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट है, मतलब हम पनिशमेंट ही समझ सकते हैं इसको, जो कि जिसका जो है इफेक्ट इज नॉट परमानेंट नहीं होता। इसका इफेक्ट जो है मतलब अगर किसी बच्चे को ने कुछ गलत करा और उसको जो है एक काइंड ऑफ आपने जो है नेगेटिव रेनफोर्समेंट दिया, आपने उसको डांटा या कुछ भी किया, ठीक है, तो ये जो है उसके इफेक्ट को, जो उसने वो गलती करी, इसको परमानेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो पर्सन क्रिएट डिसलाइक हेटर टूवर्ड्स द पर्सन। ठीक है, ये भी हो सकता है कि उस जिस टीचर ने उसको नेगेटिव रेनफोर्स किया, वो स्टूडेंट जो उस टीचर के बारे में थोड़ा सा एक तरीके से डिसलाइक भी बना ले। ठीक है, लेकिन अगर उसको अच्छा रेनफोर्समेंट मिला, एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिला, तो उसके जो है मोटिवेशन बढ़ेगा और वो आगे और भी अच्छा जो है बेहतर करेगा। तो ये काइंड ऑफ अनप्लीजेंट स्टिमुलस होता है जो कि डिक्रीज कर देता है आपके ऑकरेंसेस, इंक्रीज कर देता है आपके ऑकरेंस ऑफ रिस्पॉन्सेज को। मीन्स कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो एक मोटिवेशन मिले, आपने कुछ गलती करी, उसके बाद आपको नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिला, तो आपने सोचा कि हाँ मैंने गलती करी है, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, जैसा मेरे फ्रेंड को मिला उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला होगा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिला होगा। तो आप सोच रहे होगे कि उसके जैसा मुझे चाहिए। अगर उसे कॉपी में उसने अच्छी ड्राइंग करी तो उसे गुड मिला, आपको भी चाहिए तो आप करोगे, तो आपके इंक्रीज कर देता है रिस्पॉन्सेज को। और अगर मतलब ये एक काइंड ऑफ जो है इंक्रीज कर देता है आपके रिस्पॉन्सेज में। मतलब अगर मैं बताऊँ तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट अगर किसी इंडिविजुअल को जो है अगर बार बार मिलता है ना, तो काइंड ऑफ वो डीमोटिवेट भी हो जाता है। तो कई बार आपको ऐसा जो उसको फोर्स करना होता है, एक तरीके से उसको मोटिवेशन देना होता है, काइंड ऑफ उसे पॉजिटिव रेनफोर्स देना होता है ताकि वो अच्छा और बेहतर कर सके। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट शेड्यूल। तो टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट शेड्यूल क्या होता है, कितने टाइप के रेनफोर्समेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है कंटिन्यूअस वाला। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, गेट आफ्टर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स। ये आपको हर एक करेक्ट एक्टिविटी के बाद जो है ये रिस्पॉन्स जो है देते हैं। ठीक है, यूज एट एक्यूजेशन ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग के लिए अच्छा होता है। एक पार्शियल हमारा होता है, ठीक है, जो कि आपको मतलब एक सेट ऑफ इंटरवल के बाद जो है ये आपको मिलता है। सॉरी, पार्शियल जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है ये आपको जो है किसी भी समय जो है दे दिया जाता है, इसको हम पार्शियल रेनफोर्समेंट कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा फिक्स्ड इंटरवल जो है रेनफोर्समेंट शेड्यूल होता है। ठीक है, ये जो है एक सेट ऑफ इंटरवल के बाद मिलता है, जैसे कि ये हर एक 5 मिनट के बाद, हर आफ्टर एवरी 5 मिनट, आफ्टर एवरी आवर और एन आवर जो भी है ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। अब ये फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल क्या होता है कि आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद मिलता है, कि अगर इस बच्चे ने जो है आपको मतलब आपने डिसाइड कर रखा है कि अगर ये जो है 5 करेक्ट आंसर जो देगा तो अब आपको इसको रेनफोर्स करना है। ठीक है, ये आपने डिसाइड कर रखा है, तो जब वो 5 पूरे कंप्लीट कर देगा, 5 आंसर आपको बिल्कुल राइट दे देगा, तब आप उसको जो है रेनफोर्स कर दोगे। तो ये आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पर होता है।
फिर हमारा जो है वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल होता है। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल के अंदर जो है आप क्या करते हो कि इसमें जो है वेरिंग इंटरवल ऑफ टाइम पर जो है आप किसी को जो है मतलब आप किसी को जो है रिन्फोर्स करते हो। अगर मैं बोलूँ कि रिन्फोर्समेंट वेरिंग इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स कि आपको जो है कभी 5 मिनट बाद मिल जाएगा जो है रिन्फोर्स, आप कभी 5 मिनट बाद दे दोगे, कभी आधे घंटे बाद दे दोगे, कभी 1 घंटे बाद दे दोगे। उसके बाद आता है हमारा वेरिएबल रेशियो रिन्फोर्समेंट शेड्यूल। अब इसके अंदर क्या होता है, रिन्फोर्समेंट आफ्टर वेरिंग नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। इसमें जो है आप किसी भी वेरिंग नंबर पर दे सकते हो, जैसे कि अगर उसने 2 बार सही आंसर दिया तब आपने दे दिया, कई बार उसने 4 बार आंसर सही दिया तब आपने उसको जो है रिन्फोर्स कर दिया। तो इस पे जो है वेरिंग नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पर जो है ये आपको मतलब वेरिंग रिस्पॉन्सेज पर आपको ये जो है आपको मिलता है शेड्यूल। हमारा जो सेकंड है वो है शेपिंग। शेपिंग क्या होता है, शेपिंग जो है यूज़फुल है हमारे लिए, ठीक है। शेपिंग क्या है हमारे लिए, यूज़फुल है एक्वेस्टेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के लिए। मीन्स जब जो है पिजन को जो है बार 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 जब वो चलेगा राइट डायरेक्शन में वो चलेगा, अगर उसे तब राइट जो है रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा, उसे मिलेगा, तो वो उसके लिए उतना अच्छा होगा, वो बेहतर सीख पाएगा, उसे पता चल जाएगा कि हाँ मुझे सही जो है बार बार रिइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो वो सही चलेगा एकदम से, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे शेपिंग, और ये शेपिंग जो होता है वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को दिखाने के लिए ठीक है, ठीक है। तो ये जो होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने जो है क्लास में जो है टॉप करा, तो टीचर ने उसे कुछ दिया, ठीक है, टीचर ने उसे टॉफ़ी दे दी, तो उसे लग रहा है कि ठीक है, फिर उसने नेक्स्ट टाइम दोबारा से कुछ अच्छा करा, उसे जो है दोबारा से टॉफ़ी दी गई, तो वो अब उससे समझ में आ रहा है कि जब जब वो अच्छा काम करेगा, जब जब वो अच्छे जो है तरीके से जो है लर्न करेगा, तो उसे जो है रिइंफोर्स किया जाएगा, ठीक है। यूज़ ऑफ स्मॉल स्टेप टू अचीविंग द गोल। इसमें जो है स्मॉल स्टेप्स पे आपको जो है हर एक स्मॉल स्टेप पे जो है आपको जो है क्या करना होगा, रिइंफोर्स करना होगा, तभी जो है एक बच्चे की अच्छे से जो है शेपिंग हो जाएगी, ठीक है। पिजन लर्न टू वॉक एंड लर्न टू कैप्ट इट हेड एट अ पर्टिकुलर हाइट। तो पिजन जो है इसमें सीख जाता है कि कैसे उसे जो है हेड जब वो सही रख रहा है और वो चल रहा है बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, तो उसको रिइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, उसको रिइंफोर्स किया जा रहा है। टीचिंग स्पेलिंग, तो बच्चों से जो है आप इसको ऐसे स्पेलिंग जो है सिखा सकते हो। फिर होता है हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑपरेंट बिहेवियर रिस्पॉन्स ड्यू टू रिमूवल ऑफ रिइंफोर्समेंट। अगर रिइंफोर्समेंट जो है रुक जाएगा तो एक तरीके से एक्सटेंशन हो जाएगा। एक्सटेंशन हो जाएगा मीन्स वो चीज़ जो है अब वो जो चाहे पिजन लगा लो चाहे लर्नर लगा लो, उस वो चीज़ में उसको इतना वजन नहीं आएगा, वो इतना मोटिवेट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी। मतलब अभी तक बच्चों को जो है एक्सटेंशन में कोई रिइंफोर्समेंट नहीं दिया जा रहा था, अब सडन जो है टीचर कोई रिइंफोर्स उसको कर देगी और फिर उसकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी और वो दोबारा से उस चीज़ को दोबारा करने लग जाएगा। उसके बाद हमारे कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आते हैं, जिसमें सबसे पहले यूज़फुल इन अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बहुत ही अच्छा है। यूज़फुल इन अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये बच्चे का करता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिइंफोर्समेंट, तो इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ रिइंफोर्समेंट भी है बच्चे को जो है मतलब एक होता है हमारा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और एक होता है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। तो अगर नेगेटिव दोगे तो जो है मतलब पॉजिटिव दोगे तो बहुत अच्छा बच्चा करेगा, ठीक है, उसे बस समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी है। उसके बाद आता है कि हमारा अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट। इसमें जो है पनिशमेंट को अवॉइड किया जाता है। बेसिस फॉर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग मशीन्स। तो इन सब के जो है ये सारे के सारे जो है हमारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के। नाउ इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसको हम गेस्टोल थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरी जो है हमारे कॉलर ने दिया है और मैक्स वर्थिमर जो है हमारे फादर ऑफ गेस्टोल साइकोलॉजी माने जाते हैं। इसके अंदर और भी जो है लोग हैं, जैसे कि हमारे कार्ट कॉफा वेफगैंग कॉलर, ठीक है। तो ये जो गेस्टोल्ड जो टर्म है ये जो है एक जर्मन वर्ड है, जिसका मीनिंग जो होता है वो कन्फिग्रेशन होता है। और ये गेस्टोल साइकोलॉजी जो है ये जो है पार्ट में से ज़्यादा जो फोकस डालती है वो होल पर डालती है। कहती है कि सारी सिचुएशन को हमें एज अ होल देखना चाहिए, तभी जो है हम अच्छे से सारी चीज़ को समझ पाएंगे। अब ये नेचर ऑफ परसेप्शन को सेंसेशन मानते हैं और ये व्यू सिचुएशन एज अ होल, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि ये जो सिचुएशन को एज अ होल देखने पर फोकस
फोकस रखते हैं। अब ये जो इन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी के ऊपर, जिसके अंदर 4 सिचुएशन बताई गई है, और ये जो चिंपैंजी था इसका इन्होंने नाम रखा था, वो था सुल्तान। तो इनको एक जो ये चिंपैंजी है इसके सामने जो एक फर्स्ट सिचुएशन ये थी कि इस जो हमारा चिंपैंजी था उसको जो है केज के अंदर बंद कर दिया और ऊपर जो है सीलिंग पर बनाना टांग दिया। अब ये जो सीलिंग पर जो ऊपर बनाना टांगा ये उस चिंपैंजी के जो है मतलब सुल्तान की पहुंच से थोड़ा सा दूर था, तो उसके लिए जो है नीचे जो है एक बॉक्स रखा हुआ था। अब अगर चिंपैंजी जो है उस बॉक्स के ऊपर चढ़ जाता है तो वो जो है उस बनाना को ईजिली जो है ले सकता है। ठीक है, तो अब सुल्तान जो है बैठा रहता है और उसको समझ नहीं आता। उसके बाद उसे सडन जो है वो जब पूरी सिचुएशन को एज अ होल देखता है तो उसे समझ में आता है और उसको एक तरीके से एक आइडिया आता है और वो सीलिंग के नीचे उस बॉक्स को लगा देता है और उसके बाद वो ईजिली जो है उस बनाना को ले लेता है। अब जो है हमारी सेकंड सिचुएशन थी ये थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड बनाई गई और डिफ़िकल्ट बनाई गई। इसके अंदर जो है 2 बॉक्सेस को रखा गया अब की बार। अब और जो सीलिंग पे जो बनाना टांगे गए वो और ऊपर टांगे गए। अब अगर वो उस जो बॉक्सेस है चिंपैंजी मतलब जो हमारा सुल्तान है, अगर वो 2 बॉक्सेस को यूज़ करेगा अब की बार, एक के ऊपर एक रखेगा, तभी जो है उस सीलिंग पे से वो बनानास को ले सकता है। ठीक है, तो वही जो हमारा सुल्तान है वो थोड़ा सा बैठा रहता है। उसके बाद सडन उसको दोबारा से आइडिया आता है और वो दोनों बॉक्सेस का यूज़ कर कर ईजिली जो है अपना बनाना जो है ले लेता है। अब थर्ड सिचुएशन क्या थी कि इस टाइम जो है 2 बॉक्सेस थे और स्टिक थी। अब जो सीलिंग पे जो बनाना थे उनको और ऊपर टांग दिया गया। ठीक है, और 2 बॉक्सेस के साथ साथ एक स्टिक और रख दी। अब जब सिचुएशन ये है कि अब जब वो 2 बॉक्सेस के साथ उस स्टिक को भी यूज़ करेगा तब वो ईजिली जो है उस बनाना को ले सकता है। तो अब की बार जो है फिर से जो है जो हमारा सुल्तान है वो बैठ जाता है, उसको सडन दोबारा से आइडिया आता है और अब की बार वो जो अपनी स्टिक है उसका भी यूज़ करके जो है ईजिली वो बनाना को ले लेता है। उसके बाद हमारा जो है 4th सिचुएशन बताई गई है। 4th सिचुएशन में जो हमारा मतलब जो सुल्तान के सामने जो सिचुएशन थी वो ये थी कि अब की बार जो उनका मतलब बनाना था वो उसके केज से बाहर था। ठीक है, और अब जो उसके केज के अंदर जो है 2 स्टिक्स को रख दिया जाता है। अब 2 स्टिक कुछ ऐसे थे कि वो एक दूसरे के अंदर जो है जॉइंट हो सकती है, और अगर वो उस दोनों स्टिक्स को जॉइंट कर लेता है सुल्तान, तभी वो उस बनाना जो है उसके बीच में आ जाएगा। तो वो ऐसे ही बैठा रहता है, उसको फिर दोबारा से सडन आइडिया आता है, वो सिचुएशन को पूरा होल देखकर समझ पाता है और फिर वो ईजिली दोबारा से जब वो ज्वाइन कर लेता है स्टिक को तो वो ईजिली जो है बनाना को ले लेता है। तो एट द एंड द सुल्तान गेट द बनाना यूज द ऑल डिफरेंट थिंग, सारी की सारी जो डिफरेंट थिंग्स थे उनको जॉइंट करके वो जो भी है बनानास को ले लेता है। इट मीन्स द ही सी द सिचुएशन एज अ होल। इसका मतलब यह है कि उसने जो सिचुएशन को देखा वो एज अ होल देखा। इनिशियल एफर्ट ऑफ इंसाइट थ्रू ट्रायल एंड एरर। ठीक है, तो इसमें जो है क्राइटेरिया जो बता रखा है एक तरीके से वो यही है कि सबसे पहले तो क्या था, एक ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या था, उसने बहुत सारे ट्रायल करे। ठीक है, उसने सिचुएशन को होल देखा, गोल उसका क्लियर था कि उसको जो है बनाना ही लेना था। टू सी एंड जज द सिचुएशन एज अ होल, उसने जो सिचुएशन है उसको पूरा होल जज किया। प्रिंसिपल लर्न इन वन सिचुएशन इज अप्लाइड इन अदर सिचुएशन। जो उसने पहले सीखा उसी का दोबारा जो है यूज़ करा। अब उसने देखा कि पहले उसने जब स्टिक का यूज़ करा था एक स्टिक का, तो वो जो है उस रीच तक मतलब बनाना की रीच तक पहुंच गया था। अब उसे पता है, उसने दोबारा से जब उसे देखा कि उसका जो वो मतलब जो केला है वो थोड़ा और दूर तक चला गया है, तो उसने जो है सिचुएशन को फर्स्ट सिचुएशन से सीखा और उसने दोबारा जो है उस स्टिक को जो है उसके अंदर ज्वाइन कर लिया और फिर वो उसने जो बनाना है वो ले लिया। उसके बाद जो है टू सॉल्यूशन फ्लैशेस सडनली इज़ द लर्नर थ्रू ट्रायल एंड एरर। जो उसके सडन जो फ्लैशेस आया कि हाँ जो है मुझे ऐसे जो है ये मैं अपना जो बनाना है वो ले सकता हूँ, तो ये उसका सडन जो एक तरीके से आइडिया आया था, तभी वो उस चीज़ को कर पाया। नाउ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल एज अ होल। तो टीचर जो है लर्निंग मटेरियल को एज अ होल दिखाकर पढ़ा सकती हैं। ठीक है, चाइल्ड को एज अ होल समझना है, उसकी पूरी जो टोटल पर्सनैलिटी को पूरा देखना है। इंटीग्रेटेड करिकुलम, जो भी टॉपिक पढ़ाना है उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफ़र ये है कि इसमें जो है बच्चों को समझाना है कि आप जो है एक सिचुएशन का दूसरी सिचुएशन में इस्तेमाल
कर सकते हैं, मतलब एक सिचुएशन जो सिमिलर है, ठीक है, उसकी नेक्स्ट सिचुएशन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारी सुल्तान ने किया था। इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन मस्ट है, ये किसी भी बच्चे को जो है सिखाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हम जो है ये भी इसका जो है एक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, मतलब बच्चे को जो है मोटिवेट करो, उसके मतलब उसकी थ्योरी ट्रेन द लर्नर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स थ्रू सेल्फ एफर्ट्स, ठीक है। तो बच्चों को सिखाओ कि आपको सेल्फ एफर्ट से जो है बच्चों को जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए, और वो खुद ही जो है मतलब एक बार ट्राई करें एटलीस्ट कि कैसे कोई चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं, कि हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल एबिलिटीज़। और ये जो हमारा इंसाइटफुल लर्निंग है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हायर मेंटल एबिलिटीज़ के लिए भी, ये जो है मेंटल एबिलिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द इन्वायरमेंट। इंटेलिजेंस तो है एबिलिटी है जिससे हम इन्वायरमेंट के साथ जो है एडजस्ट कर सकते हैं। एबिलिटी टू लर्न, हम लर्न कर सकते हैं। एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो हम जो है जो भी इंसान जो है ये तीनों काम कर सकता है, वही जो है उसमें जो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो इंटेलिजेंस कहलाता है, ठीक है, जिसमें आप जो एडजस्ट कर सको, लर्न कर सको और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को कैरी आउट कर सको। नेक्स्ट है कि इंटेलिजेंस इंटेलिजा टू अंडरस्टैंड, ओके। अब इंटेलिजेंस कोशेंट जो है हमारा आईक्यू है। अब आईक्यू किसी का हमें निकालना है तो उसकी मेंटल एज के साथ जो है उसको क्रॉनिकल एज, मेंटल एज अपॉन में क्रॉनिकल एज इंटू 100 कर दो तो आप किसी का आईक्यू निकाल सकते हो। अब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है इंटेलिजेंस की, तो इसको भी हम 1 बाय 1 करेंगे। तो ये जो है सबसे पहले इनेट पावर, नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट, तो ये प्रोडक्ट है हेरिडिटी का प्लस इन्वायरमेंट का। वेरियस फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, अब ये जो है वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है, हर एक मतलब मेरा इंटेलिजेंस अलग है और आपका अलग हो सकता है। इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंस, तो ऐसा हो सकता है किसी लड़की का ज़्यादा हो लड़के का कम हो, ठीक है, या लड़के का कम हो लड़की का ज़्यादा हो, ठीक है। सॉरी, मतलब ये वेरी कर सकता है, अगर किसी लड़की का कम है और किसी लड़के का ज़्यादा हो सकता है। अब किसी लड़के का कम हो सकता है और किसी लड़की का ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये जो है वेरी करता है, सेक्स डिफरेंस भी है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज़ वेरी रैपिड फॉर द फर्स्ट 6 ईयर्स। अब ये जो इंटेलिजेंस होता है ये फर्स्ट 6 ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा रैपिड होता है, ठीक है, बहुत ऐसा तीव्र जो है ये चलता है, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस रीचेस इट्स मैक्सिमम इन मेजोरिटी ऑफ केसेस एट द एज ऑफ 16 to 18 ईयर्स। तो डेवलपमेंट जो होता है ना एकदम से मैक्सिमम जो हो जाता है दोबारा से 6 ईयर्स तक हुआ, उसके बाद दोबारा से जो रुक जाता है, फिर 16 to 18 ईयर्स दोबारा एकदम से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मैच्योरिटी एट 16 to 18 ईयर्स, ठीक है, तो इसमें जो है मैच्योरिटी आ जाती है। फिर है हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग इज़ द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो हमारा बेसिस है इंटेलिजेंस का। तो इंटेलिजेंस जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग को दिखाता है। इंटेलिजेंस इज़ हेल्पफुल इन लर्निंग थिंग्स एंड मेकिंग एडजस्टमेंट, तो इंटेलिजेंस जो है लर्निंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो है एडजस्टमेंट भी हमें सिखाता है। इट हेल्प्स टू फेस एंड सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन, तो इंटेलिजेंस ही जो है आपको हेल्प करता है कि आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, उसे फेस कर सको और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। नाउ कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, तो इसमें जो है 1 करेक्ट आंसर टू द स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है उसका एक ही आंसर जो है दिया जाता है। ये जो दिया है वो जेपी गिलफर्ड ने दिया है, ठीक है। तो इसमें ब्रिंग डाटा फैक्ट्स एंड फिगर टू प्रिंट टू आ सॉल्व दिस द प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जिससे जो है जिसके लिए जो है डाटाज फैक्ट्स एंड फिगर्स को लाया जाता है और फिर एक सिचुएशन के लिए मतलब एक क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर को दे दिया जाता है। तो इसमें जो एम्फोसिस डाला जाता है वो स्पीड पर, एक्यूरेसी पर और लॉजिक पे भी डाला जाता है। तो प्रीवियस नॉलेज एंड लॉजिकल थिंकिंग इसके अंदर लगाई जाती है। एक आंसर होता है जो कि डिफरेंट डाटाज फिगर्स से लाया जाता है। नाउ डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, तो इसके अंदर जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग इज अ थॉट प्रोसेस और मेथड यूज टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज बाय एक्सप्लोरिंग मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन। इसके लिए जो है मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है इसमें निकाले जाते हैं, ठीक है। पूरी क्रिएटिव आइडियाज़ को निकाला जाता है, मतलब क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू जो है
हम जो है डिफरेंट सॉल्यूशंस जो है किसी भी प्रॉब्लम्स के निकालते हैं। इसमें जो है एक क्वेश्चन होता है जिसके डिफरेंट आप सॉल्यूशन निकालते हो, ठीक है, उसके डिफरेंट पोटेंशियल आंसर आप निकालते हो। इसके अंदर ओरिजिनलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एलेबोरेशन होता है। ओके, अब नेक्स्ट है कि स्ट्रेटजीज टू नर्चर डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम कैसे नर्चर कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी स्टूडेंट के अंदर, तो कैसे, क्रिएटिंग एंड इनकरेजिंग एनवायरनमेंट। अगर बच्चे का जो है इन्वायरमेंट अच्छा होगा, इनकरेजिंग होगा, तो बच्चे की जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है बहुत ही अच्छी होगी, उसकी क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होगी। एनकरेजिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स इन मैनी मीडिया। अगर हम जो है बच्चे को क्या कर सकते हैं, आर्ट सिखा सकते हैं, बच्चे को क्राफ्ट करवा सकते हैं, डिबेट करवा सकते हैं, म्यूज़िक जो है, डांस, ड्रामा, इन सब का अगर हम बच्चे के अराउंड जो है इन सब चीज़ को लाते हैं तो बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है डाइवर्जेंट थिंकर जो है बन सकता है। उसके बाद है इंकरेजिंग ओरिजिनलिटी। इसमें जो है टीचर्स जो है ओरिजिनलिटी को जो है इंकरेज करे कि टीचर मतलब टीचर इसमें ये नहीं कहती कि उसे सिर्फ एक ही जो है मतलब आंसर चाहिए। इसमें टीचर ये कहती है कि आप जो है डिफरेंट अपनी ही क्रिएटिविटी से जो है आप डिफरेंट सॉल्यूशंस लेकर आओ, ठीक है। टीचर को जो है वो जो पूरा रूटीन प्रोसेस है वो नहीं पसंद होता, ठीक है, और इसमें जो है टीचर जो है बोलते हैं कि हाँ आप जो है डिफरेंट सॉल्यूशंस इसके अंदर जो है लेकर आओ, तो उसी को जो है यहाँ पे बोल रहे हैं। आगे है कि एम्फेसिस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डाला जाता है, ठीक है। इसमें जो है डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करा जाता है ताकि बच्चा जो है अच्छे से डाइवर्जेंट थिंकर जो है बन सके और उसे अच्छे से समझ में आए। इसमें जो है डेवलपिंग हेल्थी हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स, तो इससे जो है बच्चे के अंदर जो है हेल्थी हैबिट्स अमंग, मतलब बच्चे के अंदर जो है अगर हम हेल्थी हैबिट्स को डालेंगे तो वो एक डाइवर्जेंट थिंकर जो है बन जाएगा। लाइक सेल्फ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, डिसीजन मेकिंग। तो दिस टाइप ऑफ जो हमारी हेल्थी हैबिट्स है अगर हम बच्चे के अंदर जो है डेवलप करते हैं तो बच्चा जो है अच्छा कर पाएगा। इंटेलिजेंस, तो ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है ये हमारे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, ठीक है। और वो जो थे हार्वर्ड गार्डनर जो थे हमारे, वो एक साइकोलॉजिस्ट थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। उन्होंने अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड जो कि 1983 में पब्लिश हुई थी, उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले अपने बुक में बताया था। और उन्होंने जो है कुछ जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स चलते हुए आ रहे थे एजुकेशन को लेकर, इंटेलिजेंस को लेकर, उसको चैलेंज किया था विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी, मतलब जो उन्होंने दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली। अब इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर प्रॉब्लम और टू क्रिएट प्रोडक्ट्स दैट आर वैल्यूड विद ऑन और कल्चरल सेटिंग। तो इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस का मतलब होता है जिससे हम जो है कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आए तो उसको हम सॉल्व कर दें और कुछ ना कुछ नए नए प्रोडक्ट्स को क्रिएट करें, नए नए आंसर्स को, फैक्ट्स को, फिगर्स को निकालें। यही जो होती है हमारी इंटेलिजेंस होती है। उनकी जो बुक का नाम था जैसे मैंने बताया वो फ्रेम्स ऑफ माइंड था जो कि 1983 में पब्लिश हुई थी। हार्वर्ड गार्डनर बिलीव दैट पीपल हैव डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। हार्वर्ड गार्डनर का मानना था कि हर एक पर्सन के अपने जो है थिंकिंग और लर्निंग का एक अपना स्टाइल होता है, अपनी एक डिफरेंट वे होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल हैव मैनी डिफरेंट वेव्स ऑफ लर्निंग। अगर हम इस थ्योरी के हिसाब से देखें तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक पीपल का अपना एक डिफरेंट वे होता है, एक स्टाइल होता है लर्न करने का, सीखने का। ह्यूमंस हैज़ 9 इंटेलिजेंस इन वेरिंग अमाउंट, ठीक है। तो जो ह्यूमंस के अंदर जो है 9 इंटेलिजेंस होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से होते हैं। मीन्स कि कुछ इंटेलिजेंस उसके अंदर ज़्यादा होगा और कुछ इंटेलिजेंस उसके अंदर कम होगा। अगर किसी को आर्ट आती है तो उसका जो आर्ट वाला इंटेलिजेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जो बाकी होगा जैसे हमारा काइनेस्थेटिकल है वगैरह, जो और भी अलग हमारे जो है हमारे इंटेलिजेंस है वो उनके कम होंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला आर्ट है तो उनका स्पाशियल विजुअल इंटेलिजेंस अच्छा होगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी उनका अच्छा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो उनका इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक शायद वो थोड़े थोड़े उनके कम हो सकते हैं। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट इंटेलेक्चुअल कंपोजिशन। तो हर एक जो डिफरेंट इंसान है उसका अलग ही एक अपना मतलब विद इंटेलेक्चुअल जो होगा कंपोजिशन उसका होगा। ब्रेन लोकेटेड इन डिफरेंट एरिया में वर्क टुगेदर एंड इंडिपेंडेंटली। तो जो ब्रेन है किसी भी इंडिविजुअल के जो ब्रेन है उसमें जो है क्या होगा,
उसका एक अपना काम वो करेगा, उसका ब्रेन अपना एक काम करेगा। कोई चीज़ उसको बहुत अच्छे से आती होगी, कोई चीज़ उसको कम आती होगी, किसी चीज़ में उसका इंटेलिजेंस, उसका टैलेंट कुछ ज़्यादा अच्छा होगा और किसी में उसका कम भी हो सकता है। और सभी का ब्रेन जो है, हर एक इंडिविजुअल का ब्रेन जो है अपने ही वे में जो है काम करता है, डिफरेंट वे में एक दूसरे से काम करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी इंडिविजुअल का IQ कम भी हो सकता है, ठीक है, और किसी का ज़्यादा भी हो जाता है, और ज़्यादा जिसका होता है उनको हम गिफ्टेड से जानते हैं। हम अपने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, फिर आता है लॉजिकल इंटेलिजेंस, स्पाशियल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, और हमारा लास्ट है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अगर हम बात करें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की तो रिटन एंड यूज़ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, इसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में जो इंसान होता है उसमें उसका जो लैंग्वेज पे बहुत ही अच्छा फोकस होता है, ठीक है, वो मतलब काफ़ी अच्छी जो है लैंग्वेज जो है लिख सकता है, समझ सकता है, उसकी ग्रामर, उसकी वोकेबुलरी बहुत ही अच्छी होती है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो राइटर, रीडर, पोएट, ये सब लोग बन जाते हैं। आगे हमारा लॉजिकल मैथ इंटेलिजेंस, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें जो है साइंटिफिक फैक्ट्स को निकाला जाता है, फिगर्स को निकाला जाता है और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह काम करते हैं, जिसमें हम एक सम के जो है आंसर निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। और ऐसे लोग जो है अकाउंट्स में जो है अकाउंट्स वगैरह में जो है CA वगैरह ये लोग ये सब चीज़ बनते हैं, बैंक में जाते हैं। ओके, फिर आता है हमारा स्पाशियल इंटेलिजेंस। जो स्पाशियल इंटेलिजेंस होता है विजुअल इमेजेस एंड पोस्टर, तो ये वाले जो लोग होते हैं इनके विजुअल इमेजिनेशन, एस्थेटिक होते हैं ज़्यादा लोग, ठीक है, इनका पैटर्न्स में, ड्राइंग में, आर्ट में बहुत ही अच्छा जो है काम होता है। और ऐसे लोग जो है स्कल्प्टर होते हैं, मतलब पोस्टर वगैरह, आर्टिस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, मतलब नक्काशी करते हैं टेम्पल्स पर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके के जो है मतलब जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती है, तो उनके काम भी जो है कुछ उसी से रिलेटेड होते हैं। आगे है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में क्या है कि सेंस ऑफ म्यूज़िक, इनके अंदर जो है सेंस ऑफ म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है, ठीक है, इसमें मतलब कहाँ लेबल करना है, कहाँ नहीं करना, टोन क्या रहेगी, तो ये सारे इस पर जो है इनका फोकस रहता है। और ऐसे लोग जो है हमारे सिंगर बनते हैं, जैसे कि एग्जांपल है लता मंगेशकर, ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग जो है फिर उसी फील्ड में जाते हैं, जिसका जो इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा होता है फिर वो उसी फील्ड में काम करता है। ऐसा नहीं है कि बाकी इंटेलिजेंस उनके अंदर होते ही नहीं है, कम अमाउंट में होते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वही उस फील्ड में चले जाते हैं और उनके लिए वो बेनिफिशियल भी होता है। आगे अगर हम बात करें बॉडीली काइनेस्थेटिक की, तो इसमें यूजिंग होल पोजीशन द बॉडी फ्लेक्सिबल, तो इसके अंदर इंसान जो है मतलब वो इंडिविजुअल अपनी पूरी बॉडी को यूज़ कर लेता है, फ्लेक्सिबल अपनी पूरी बॉडी को वो कर लेता है। और ऐसे लोग जो है डांसर और जिमनास्टिक वगैरह करते हैं, योगा करते हैं, तो ये सारे के सारे लोग फिर उसी फील्ड में जाते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात करें तो सेंसिटिविटी अदर्स बिहेवियर, ठीक है, तो ये सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स अदर बिहेवियर, अदर बिहेवियर्स को वो जान पाते हैं, जो अदर लोगों के जो बिहेवियर होता है उनको ये जान पाते हैं, उनके बारे में हम ये लोग समझ पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो है हमारा मदर टेरेसा है, वो बच्चों के बारे में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है जान पाती थी, तो वो दूसरों के जो बिलीव्स हैं उनको अच्छे से समझ पाते हैं, दूसरे लोगों को अच्छे से समझ पाते हैं। आगे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में जो होता है अवेयरनेस ऑफ वंस ऑफ फीलिंग, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में इंसान जो है अपने आप को अच्छे से समझ पाता है, अवेयरनेस होती है उसको सिर्फ अपने बारे में। है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होता है उनका वो जो है सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द नेचर वर्ल्ड, वो ट्री से जो हमारा सराउंडिंग है, नेचर है, उनके तरफ जो है बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं। और ऐसे लोग जो है फार्मर्स और गार्डनिंग वगैरह करते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंटेलिजेंस, फर्स्ट है स्टूडेंट्स मोर एक्टिव, इसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यूज़फुल टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट, ये हेल्प करता है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए।
यूज़ ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ वे टू प्रेजेंट लेसन, तो उनको वाइड वैरायटी ऑफ मतलब काफ़ी अच्छा जो है एक डाटा मिल जाता है, एक चीज़ मिल जाती है जिससे वो वाइड वैरायटी से जो है अपने टॉपिक्स को जो है डिलीवर करती हैं टीचर्स। आइडेंटिफाई टैलेंटेड चिल्ड्रंस इन देयर स्पेसिफाइड फील्ड, तो इससे जो है टैलेंटेड चिल्ड्रन का पता चलता है कि ये जो बच्चा है वो डांसर हो सकता है, ये बच्चा जो अच्छा गाता है तो ये सिंगर हो सकता है, तो एक टैलेंट का पता चलता है और फिर स्पेसिफाइड फील्ड में वो आगे चला जाता है।